हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। जो हमारा लेसन है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, आज उसमें हम आगे करेंगे इरिगेशन यानी सिंचाई के बारे में। इंडिया हैज़ वैरायटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज। भारत में अलग अलग किस्म है, अलग अलग तरीके हैं जिनसे हमें पानी मिलता है, जैसे कि वेल्स, कैनाल्स, रिवर्स, लिफ्ट सिस्टम, टैंक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर शेडिंग मैनेजमेंट, यानी कुएँ, नलकूप, तालाब, इस तरह के कई सारे तरीके जिनसे हमें पानी मिलता है। किसके लिए? टू इंक्रीज इन ग्राउंड वाटर लेवल्स एंड टू चेक द वाटर फ्लोइंग अवे टू द सी, यानी जो भूमि का जल स्तर है उसको बढ़ाने के लिए, और जो फ्लो अप है वाटर का, यानी समुद्र में पानी कितना पहुंच रहा है उसको चेकअप करने के लिए अलग अलग विधियां हैं किस तरीके से हम इनकी मैनेजमेंट कर सकते हैं। प्लानिंग टू रिड्यूस सोयल इरोजन, मिट्टी के कटाव को रोक सके। ठीक है, तो इरिगेशन तो वैसे तो होता है हमारा सिंचाई करना, यानी क्रॉप्स में पानी देना। ठीक है, जो आप 8th क्लास में कर चुके हैं। अब बात करें हम क्रॉप पैटर्न की, जहाँ हमने मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन के बारे में डिस्कस किया था। सिर्फ इनके बारे में हमने वर्डिंग यूज की थी, डिफाइन कंप्लीट नहीं किया था, तो यहाँ हम इसको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले देखो मिक्स्ड क्रॉपिंग के बारे में। 2 और मोर क्रॉप्स ग्रोन सिमुलेटेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। एक ही जगह पर, क्या बोला इसने, एक ही जगह पर 2 या 2 से ज़्यादा फसलें बोना एक ही टुकड़े में, उसको बोलेंगे मिक्स्ड क्रॉपिंग। और इंटरक्रॉपिंग में 2 और मोर क्रॉप्स ग्रोन सिमुलेटेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इन ए डेफिनेट पैटर्न, एक तरीके से बोना। मान के चलो हमारे पास ये कोई भूमि का टुकड़ा है, इस हिस्से हमने मान लो कोई फसल बो दी, नेक्स्ट पार्ट में कोई और, नेक्स्ट में फिर वहीं फिर कोई और, इस तरीके से आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। या इसके लाइन कहने का मतलब है कि पैटर्न लेना होगा, एक उचित क्रमबद्ध तरीके में आप 2 या 2 से ज़्यादा फसलें बो सकते हो एक ही भूमि पर। ठीक है, और क्रॉप रोटेशन के बारे में बात करें, देखो ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑन ए पीस ऑफ लैंड इन ए प्री प्लान्ड सुसेशन। कहने का मतलब क्या है? क्रॉप रोटेशन, फसल को बदल बदल कर बोना। हमारे पास मान लो कोई जगह है, अभी हमने मान लो उसमें गेहूं की फसल बोई है, वीट क्रॉप्स बोई है, उसकी कटाई के बाद हम उसमें क्या बोएंगे? कॉटन क्रॉप्स, यानी कि कपास की फसल बो सकते हैं उसमें, तो उसको बदल बदल कर बोना, उसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। एग्जाम्पल ले सकते हैं वीट प्लस ग्राम, गेहूँ और चने की फसल बो सकते हो आप। ठीक है, वीट प्लस मस्टर्ड, वीट प्लस ग्राम, ग्राउंड नट प्लस सनफ्लावर। और जो हमारा इंटरक्रॉपिंग उसमें सोयाबीन प्लस माइज, या फिर बाजरा, या फिर काउपी, ये सभी आप बोल सकते हैं। अगर आप इसके बारे में और एग्जांपल देखना चाहें तो जो आपके पास NCERT की बुक है उसमें पेज नंबर 208 पर आप इसके बारे में देख सकते हैं। डायग्राम भी वहाँ पे दिया हुआ है, जो डायग्राम हम देखेंगे। 2 और 3 क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन ए ईयर डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन, यानी समय अंतराल के ऊपर निर्भर करेगा कि हम एक साल के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा फसलें भी ले सकते हैं। अब जो इंटरक्रॉपिंग का डायग्राम था वो देखेंगे हम, तो देखें, ये देखिए हमारा जो डायग्राम है इंटरक्रॉपिंग का इस तरीके से होगा। ये देख सकते हैं आप, पहले जो ये फसल हमने ये बो दी, फिर उसके बाद हमने ये, और फिर उसके बाद ये, यानी इस तरह से ये पैटर्न अलग है, ये अलग और ये अलग, इन 3 पार्ट में हमने अलग अलग फसल को बो दिया एक ही जगह पर। ये मेथड हमारा इंटरक्रॉपिंग का। उसके बाद आगे देखेंगे हम ए टाइप ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट फेलियर ऑफ वन ऑफ द क्रॉप, यानी कहने का मतलब क्या है, जो हमने फसल बोई थी, सिंपल वे में अगर हम बात करें, अगर हम 2 तरह की फसलें बो रहे हैं एक ही टाइम में, तो हो सकता है एक फसल ख़राब हो जाए लेकिन दूसरी तो हमें अच्छे से प्राप्त हो सकती है। तो कहने मतलब क्या है, एक तरह इंश्योरेंस की तरह से ही हमारा काम करेगा, यानी अगर एक फसल ख़राब भी हो जाती है तो। ए फ्यूरो ऑफ वन क्रॉप अल्टरनेट विद ए फ्यूरो ऑफ सेकेंड क्रॉप, यानी वही बातें हैं, कुछ पंक्तियां तो हमने एक फसल की बो दी और कुछ पंक्तियां हमने दूसरी फसल की। क्रॉप्स आर सेलेक्टेड सच दैट देयर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट आर डिफरेंट, जो फसलें वो इस तरीके से बोई जाएंगी जो उनमें पोषक तत्वों की जरूरत वो सभी की अलग अलग हो। दिस इंश्योर द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट सप्लाइड एंड प्रिवेंट पेस्ट एंड डिजीज सेपरेटिंग इन द क्रॉप फील्ड। इससे फ़ायदा क्या मिलेगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व वो मिट्टी को मिलेंगे, उनकी सप्लाई होगी, और जो पेस्ट कीट वगैरह है और जो बीमारियां फैलती हैं फसल के अंदर, उन बीमारियों से भी बचा जाएगा। उसके बाद देखो
द अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड इरीगेशन फैसिलिटीज डिसाइड द चॉइस ऑफ द क्रॉप टू बी कल्टिवेटेड। जो क्रॉप रोटेशन में हमारे लिए सबसे ज़रूरी क्या है, जो मिट्टी के अंदर नमी है वो कितनी है, और सिंचाई के हमारे पास जो साधन है वही डिपेंड करेंगे कि हम वहाँ पर कौन कौन सी फसल बो सकते हैं। एक साल में हमें 2 या 2 से ज़्यादा फसल लेनी है तो। और जो हमारा फर्स्ट था बिल्कुल मिक्स्ड क्रॉपिंग में, हमारा वो है ए टाइप ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट फेलियर ऑफ वन ऑफ द क्रॉप्स। यानी एक तरह से जिस तरह से बीमा होता है ना, अगर एक फसल खराब हो जाए तो उसको मिल जाता है, ठीक उसी तरह से मान लो हमने 2 फसल बोई है मिक्स करके, तो बाई चांस कोई एक फसल खराब होती है तो दूसरी हमें पैदावार तो देगी। उसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट या फिर मैनेजमेंट। फील्ड क्रॉप आर इन्फेस्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ वीड्स, इंसेक्ट्स, पेस्ट्स, डिजीज एंड स्टोरेज ऑफ ग्रेन। जो फसलें होती है अगर उनके बारे में बात करें तो उनके साथ में खरपतवार भी पैदा होती है, कई सारे कीट भी और बीमारियां भी, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो हम बात करेंगे वीड्स के बारे में, बात करेंगे इंसेक्ट पेस्ट्स के बारे में, डिजीज और स्टोरेज ऑफ ग्रेन, यानी जो अनाज उसको हम कैसे भंडारित रख सकते हैं, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा कौन नहीं, वो सारी बातें यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले देखो वीड्स आर अनवांटेड प्लांट इन द क्रॉप फील्ड। जो हमारी फसल है, खेत का फसल का जो खेत है उसके अंदर अनावश्यक जो पौधे होते हैं उनको बोलते हैं फीड्स। इंसेक्ट पेस्ट के बारे में बात देखो, इंसेक्ट पेस्ट इज द न्यूसेंस इन द क्रॉप फील्ड। जो कीट होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स का हम प्रयोग करते हैं इन वगैरह ख़त्म करने के लिए, फसल के अंदर जो फसल को नुकसान पहुंचाएंगे वो होते हैं इंसेक्ट्स वगैरह। डिजीज़ के बारे में बात करें, जो डिजीज है वो किससे फैलती है, बाय पैथोजन इन द फील्ड। खेत के अंदर जो कैरियर का काम करते हैं ना डिजीज को फैलाने का, जिनको पैथोजन बोलते हैं, उनसे फसल के अंदर बीमारियां फैलती हैं। डिफरेंट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। जो अनाज का भंडारण करना है उसके लिए अलग अलग फैक्टर्स हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो देखो वीड्स टेक अप न्यूट्रिएंट्स एंड रिड्यूस द ग्रोथ। जो खरपतवार होते हैं वो क्या नुकसान करेंगी, जो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स हैं, नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको लेंगे और उससे क्या नुकसान करेंगे, जो क्रॉप्स है उसकी जो ग्रोथ है उसको रोकने का काम करेंगे। इंसेक्ट पेस्ट के बारे में बात करें, अफेक्ट द हेल्थ ऑफ क्रॉप एंड रिड्यूस द यील्ड। जो फसल का स्वास्थ्य है, अच्छी फसल जो होती है उसके ऊपर अपना प्रभाव डालेंगे और हमें फसल कम मिल पाएगी। डिजीज अल्टर द फिजियोलॉजी ऑफ क्रॉप्स एंड रिड्यूस द यील्ड। अगर बीमारी होगी फसल के अंदर तो वो क्या है, प्लांट्स की इंप्रूवमेंट में एक बैरियर की तरह से काम करेगी, नुकसान करेगी। उसके बाद देखो डिफरेंट फैक्टर्स रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ द स्टोरेज ग्रेन। स्टोर्ड ग्रेन, जो अनाज वगैरह हम संभाल के रखते हैं उसकी जो किस्म होती है, उसकी जो अच्छी किस्म है उसके ऊपर अलग अलग फैक्टर होते हैं जो अपना प्रभाव डालेंगे। एग्जाम्पल कर सकते हैं आप वेट्स के, पैर्थेनियम, एक्जिनेथियम, कैटरपिलर, ड्रैगन फ्लाई हमारे इंसेक्ट्स वगैरह हो गए। डिजीज जो फैलाते हैं बैक्टीरिया, वायरस हो गए। बायोटिक फैक्टर के बारे में बात करें, इंसेक्ट्स, रोडेंट, फंगी। एबायोटिक के बारे में बात करें, मॉइस्चर और टेम्परेचर। जहाँ पे हमने हमारे फूड को, ग्रेन्स वगैरह को स्टोर किया है, अगर वहाँ पर कीट वगैरह है, चूहे वगैरह होंगे तो वो क्या करेंगे, उसको ख़राब करने का काम करेंगे। इसके अलावा अगर उस जगह पर नमी ज़्यादा है या टेम्परेचर कम ज़्यादा तो उसका भी अपना एक इफेक्ट होता है। उसके बाद देखो रिमूवल ऑफ फीड्स एट एन अर्ली स्टेज इज रिकमेंडेड। यानी ये कहा जाता है जैसे ही जो स्टार्टिंग स्टेज में, जब स्टार्टिंग में जो वीड्स पैदा होते हैं फसल के साथ में, उनको उसी टाइम ख़त्म करना चाहिए। किसके थ्रू, बाय स्प्रे पेस्टिसाइड्स। जो खरपतवार नाशी बोलते हैं जिसको हम, उनका यूज करके हम उनको ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद इंसेक्ट पेस्ट के बारे में बात करें, सेपरेट ऑफ केमिकल सच एज पेस्टिसाइड्स। जो कीटनाशक है, जो रसायन है, उनको फसल के अंदर डाल के जो स्प्रे वगैरह करते हैं, हम उन कीटों को ख़त्म कर सकते हैं। सेपरेट ऑफ केमिकल्स टू किल पैथोजेंस। जो बीमारी फैलाने का काम करते हैं उनको भी हम केमिकल्स के यूज से ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद देखो सिस्टमेटिक मैनेजमेंट ऑफ द वेयर हाउस। जहाँ पर हमने अपने अनाज वगैरह को इकट्ठा किया है उसका हमें उचित ढंग से सभी बातों को ध्यान रखते हुए भी, यहाँ पे कीट वगैरह ना हो, नमी ज़्यादा है कम है, उन सभी के आधार पर हमें अपनी फसल को वहाँ पे रखना चाहिए था। तो इसी के साथ हमारे जो क्रॉप प्रोडक्शन है, जो फसल की सुरक्षा है, उसके बारे में कौन कौन से फैक्टर जो ज़्यादा उसके ऊपर असर डालते हैं, वेट्स खरपतवार हो गए, इंसेक्ट वगैरह हो गए, डिजीज बीमारियाँ होगी, स्टोरेज ऑफ ग्रेन, और हमने अनाज को किस तरीके से स्टोर किया है उसका भी विशेष इफेक्ट हमारी फसल के ऊपर पड़ेगा। उसके बाद देखो एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। तो देखो इट इज़ ए साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइवस्टॉक इंक्लूड फीडिंग, ब्रीडिंग एंड डिजीज कंट्रोल। वैज्ञानिक
प्रबंधन है जिसमें क्या है, पशुओं की देखभाल करना, उनको घास वगैरह डालना, उनसे जो नई किस्म बन रही है, नए जीव बन रहे हैं, उनकी ब्रीडिंग के बारे में, और बीमारी वगैरह फैल रही है उनको कंट्रोल कैसे किया जाए, सारे के सारे हमारे जितने भी फैक्टर होंगे इन सभी के ऊपर ध्यान दिया जाता है। एनिमल बेस्ड फार्मिंग इंक्लूड कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश फार्मिंग, बी कीपिंग। जितने भी पशुओं से संबंधित क्रियाकलाप हैं, जैसे कि मधुमक्खी पालन, मछली फार्म, मत्स्य पालन बोल सकते हो, मुर्गी फार्म वगैरह बोलते हो, ये सारे के सारे एनिमल हस्बेंड्री में ही आते हैं। उसके बाद देखो हमारे सीरियल नंबर दे रखे, कंटेंट दे रखे हैं, कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश फार्मिंग और बी कीपिंग, इन सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करें पर्पज। कैटल फार्मिंग जैसे हमने कर लिया मिल्क, पोल्ट्री फार्म में मीट, चिकन, एग के लिए, फिश फार्मिंग में चीप सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन, और बी हनी, वैक्स और मेडिसिन्स वगैरह भी बोल सकते हैं आप इसको। यानी कहने का मतलब जो कैटल फार्मिंग करते हैं हम किसके लिए करते हैं, दूध वगैरह लेने के लिए, ठीक है। पोल्ट्री फार्म किसके लिए करते हैं, अंडे, मीट वगैरह, चिकन वगैरह के लिए। फिश फार्मिंग किसके लिए करते हैं, जो प्रोटीन का ये बहुत ही ईजिली सोर्स है, जिसमें जहाँ पर प्रोटीन की कमी होती है, जहाँ जिस जगह पर लोगों में प्रोटीन की कमी होती है तो फिश के थ्रू उसको पूरा किया जा सकता है, यानी इसको खा के पूरा किया जा सकता है। मधुमक्खी पालन से हमें क्या मिलता है, शहद वगैरह, और दवाइयों में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा देखो ये तो वही बातें हमारी जो थी, सिर्फ हमारी वर्डिंग रहती है, एग प्रोटेक्शन वगैरह। फिश प्रोडक्शन इज एक्वाकल्चर, ग्रोइंग ऑफ मेराइन फिशेज इज कॉल्ड मैरीकल्चर। यानी जो जो मछलियों को बचाना, उनकी सुरक्षा करना, उसको बोलते हैं एक्वाकल्चर, और जो मेराइन फिशेज वगैरह होती है उनकी ग्रोइंग को बोलते हैं मैरीकल्चर। इसके अलावा देखो एडिशनल इनकम टू द फार्मर, जो अगर हम मधुमक्खी पालन करते इससे फ़ायदा क्या मिलेगा हमें, जो शहद वगैरह है इसको बेचकर क्या है किसान को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे हमने जो पॉइंट किया अभी तक, तो पहले पर्पज में किया कैटल फार्मिंग से क्या फ़ायदा मिलता है, पोल्ट्री फार्म से क्या, फिश फार्मिंग से क्या, और बी फार्मिंग से क्या। सेकंड देखो क्रॉस ब्रीडिंग टू गेट डिजायर्ड क्वालिटी, यानी कि जो किस्में हैं उनमें क्रॉस ब्रीडिंग करके उससे फ़ायदा क्या मिलेगा, हमें जिस तरह की नस्ल चाहिए वो ले सकते हैं। एक्जॉइंट क्वालिटी ऑफ लैकेटरी, इंडाइजिनस ब्रीड, क्वालिटी ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस। अगर हम कैटल फार्मिंग के बारे में बात करें तो उसके लिए ज़रूरी क्या है, हम कोशिश तो ये करते हैं कि हमें अच्छे से अच्छी नस्ल का पशु मिले, जिससे फ़ायदा क्या मिलेगा, मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा मिले। तो इसलिए हमारी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए जो ऐसी नस्ल का जानवर, ऐसी नस्ल का जंतु लेने के लिए जिसमें बीमारियाँ कम फैलें, तो क्रॉस ब्रीडिंग उसमें हेल्पफुल होगी। सेकंड देखो एक्जोटिक एंड इंडिजिनस ब्रीड, ये भी सेम वही है हमारा, यहाँ पे तीनों ही पॉइंट हमारे मोस्टली सेम होंगे। सिर्फ बी वाले में क्या होगा, जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनसे शहद मिलता है, तो इसमें इंटरब्रीडिंग से फ़ायदा क्या मिलेगा हमें, हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी एंड स्टेनिंग इंडेसिस बीज आर यूज्ड, इसलिए उन मक्खियों का यूज किया जाएगा जो ज़्यादा शहद बनाती हो। डिजायरेबल मेंटेनेंस, अपनी आवश्यकता अनुसार प्रबंधन करना। गुड वेंटिलेशन इन सीड, रफेज, कंसंट्रेटेड प्रोटेक्शन फ्रॉम पैरासाइट्स एंड स्किन डिजीज, वैक्सीनेशन। डिजायरेबल मेंटेनेंस में हम क्या बात करेंगे, जो हम कैटल फार्मिंग की है उनमें जो जानवर है हमारे पास उनको बीमारियों से बचाना, टाइम टाइम पर वैक्सीन वगैरह देना, वो चीज़ें होंगी। ये मोस्टली तीनों ही हमें हमारी सेम होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो बीज वाले से हमारा पॉइंट क्या क्लियर होता है, जो वैल्यू होगी और क्वालिटी होगी शहद वगैरह की, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, जो बीज वगैरह है वो किस फ्लावर के ऊपर बैठी है। फिश फार्मिंग के बारे में अगर हम बात करें, फिश फार्मिंग लोकेटिंग लार्ज स्कूल ऑफ फिश, यूज ऑफ सैटेलाइट्स एंड इको साउंड इन composite fish culture, seed is willed mixed with other species, hormonal stimulation to bring desired quality in fish production। यानी इसका हमारा कंप्लीटली का मीनिंग हमारा क्या मिलता है, जो हार्मोन्स एक्सचेंज वगैरह किए जाते हैं उनसे फ़ायदा क्या मिलेगा, अच्छी किस्म की मछलियाँ प्राप्त होंगी, और अच्छी किस्म की मछलियों से क्या है आगे जो उनका प्रोडक्शन है वो भी हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। उसके बाद हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं। लेकिन इस टॉपिक में सबसे ज़रूरी बात हमारे लिए क्या थी, कैटल फार्मिंग का मेन पर्पज़ क्या है, पोल्ट्री फार्मिंग का मेन पर्पज़ क्या होगा, इसके अलावा फिश फार्मिंग का बेनिफिट क्या होगा और बी कीपिंग का बेनिफिट क्या होगा।
फिर हमने किया था क्रॉस ब्रीडिंग से फ़ायदे क्या मिलेंगे। डिजायरेबल मेंटेनेंस और क्रॉस ब्रीडिंग के पॉइंट मोस्टली हमारे सेम है, एग्जाम्पल आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद हमारे क्वेश्चंस रहते हैं, जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उनकी PDF आपके पास सेंड कर दी जाएगी, जिसको भी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ जो हमारा लेसन था ये कंप्लीट अब हो जाता है। फिर भी कहीं पर कोई डाउट रहता है तो आपका पूछ सकते हैं। जो हमारा लास्ट टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री, इसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूजन तो ज़रूर होगा, जैसे कैटल फार्मिंग में क्या बताया गया, पोल्ट्री फार्मिंग में क्या बताया गया, फिश फार्मिंग में क्या, या फिर बी कीपिंग में क्या। आपने सिर्फ इसमें इतना ध्यान रखना है कैटल फार्मिंग होता क्या, पशुओं को पालना, एनिमल्स वगैरह की देख रेख करना, वो हमारा कैटल फार्मिंग आता है। पोल्ट्री फार्मिंग में जैसे हेन्स वगैरह, मुर्गियाँ वगैरह हैं, उनको रखा जाता है। फिश फार्मिंग में मछलियों वगैरह को रखा जाएगा। बी कीपिंग में जो मधुमक्खियाँ, उनको रखा जाएगा। कैटल फार्मिंग से फ़ायदा क्या मिलेगा, मिल्क प्रोडक्शन, दूध को बढ़ावा मिलेगा। पोल्ट्री फार्मर से मीट, चिकन और एग का प्रोडक्शन बढ़ेगा। फिश फार्मिंग से क्या है, जो प्रोटीन की कमी होती है, जो न्यूट्रिएंट है हमारे बॉडी के अंदर, अगर इसकी कमी रहती है बॉडी के अंदर, तो इस कमी को पूरा करने के लिए फिश, जो मछलियाँ होती हैं, उनका बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन किया जा रहा है, ताकि कहीं हमारे देश में कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर मछलियों को खाया जाता है प्रोटीन कमी को पूरा करने के लिए, तो उससे बेनिफिट क्या मिलेगा, इनकम का एक अच्छा सोर्स हो जाएगा। बी कीपिंग से में शहद वगैरह, मेडिसिन वगैरह में इसका यूज करते हैं। बाकी आपको बताया था क्रॉस ब्रीडिंग वगैरह के बारे में, ज़रूरी नहीं है आप इसको ऐसा कैसे उतारें, अपनी तरफ से तैयार कर सकते, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा पर्पज क्या है इसका, क्रॉस ब्रीडिंग क्यों करते। क्रॉस ब्रीडिंग में आप तीनों चारों में ही एक पॉइंट ऐड कर सकते हो, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। डिजायरेबल मेंटेनेंस में भी आप कुछ इसी तरह के पॉइंट उठा के लेकर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल यहाँ पे करना चाहिए, ज़रूरी नहीं आप यही एग्जाम्पल उठाओ, अपनी तरफ से एग्जाम्पल लिख सकते हो। जो कैटल फार्मिंग में उसमें कुछ एनिमल्स वगैरह के नाम रख दो, पोल्ट्री फार्म में इससे रिलेटेड जो होते हैं उनके बारे में, फिश फार्मिंग में कुछ एक दो स्पीसीज लिख दो मछलियों के, और बी कीपिंग में एक दो स्पीसीज के आप नाम लिख देना मधुमक्खियों के बारे में। और इसी के साथ हमारा लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। कहीं पर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं, और मैं आशा करूँगा यहाँ तक वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसी टाइम पूछ सकते हैं, क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम नहीं पूछेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को जितना हो सके उतना सपोर्ट करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।